मैं विभा मिश्रा, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की प्रश्न बैंक, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल की ब्लूप्रिंट के अनुसार 4 अंक के प्रश्न के पार्ट 1 को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। तो 4 अंक के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। यूनिट 1 परिचय, इससे कुल 5 अंक के प्रश्न आने हैं, जिसमें 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रश्न अच्छे से समझते हैं तो उसका उत्तर भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पूछा है अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था से आशय है कि जो भी अर्थव्यवस्था यानी जिस हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी अर्थ कमाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र के हों, चाहे वो उत्पादन क्षेत्र के हों, चाहे हम कोई भी आर्थिक क्रिया हमारे परिवार के व्यक्ति भी कर रहे हैं, तो वो सारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या यदि हम देख रहे हैं, तो अर्थशास्त्र विषय में आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो भी वस्तुएं सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, उसके अंतर्गत भी कई क्रियाएं होती हैं, जैसे विनिमय की क्रिया, उपभोग की क्रिया। इसके अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। तो इसके दौरान हम कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं और उन संसाधनों की कमी की से संबंधित भी हमारे सामने चयन की समस्या होती है। तो इन दुर्लभ संसाधनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे समक्ष कुछ प्रतिस्पर्धी विकल्प भी होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि समाज को ये निर्णय करना पड़ता है कि वह दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। तो यहाँ हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हैं, इसके अंतर्गत जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को इस प्रश्न में पूछा गया है। तो समस्याएं देखेंगे तो पॉइंट मैं समझा रही हूँ, इन पॉइंट की आपको व्याख्या करनी है। जब तक आप व्याख्या नहीं करेंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न में आपको पॉइंट लिख के पॉइंट की व्याख्या जरूर करनी है। तो चूंकि प्रश्न में ही समस्याएं पूछी गई हैं, तो समस्याओं के हर पॉइंट में आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जैसे पहली समस्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक जो उत्पादक होता है या जो समाज में जो व्यक्ति हैं, उन समाज में जो व्यक्तियों को या उत्पादक को ये निर्णय करना पड़ता है कि वो किन वस्तुओं का उत्पादन करें। क्योंकि वस्तुएं जो होती हैं वो अनिवार्य वस्तुएं भी होती हैं, आरामदायक वस्तुएं भी होती हैं और विलासितापूर्ण वस्तुएं भी होती हैं। तो उसके सामने ये समस्या होती है कि वो किन वस्तुओं का उत्पादन करे। खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करे या आवासीय वस्तुओं का उत्पादन करे या लग्जरियस वस्तुओं का उत्पादन करे। तो ये समस्या होती है। फिर दूसरी समस्या होती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। जब उसके सामने किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ये समस्या होती है, तो इसके साथ ही उसके सामने यह समस्या भी आ जाती है कि वो इन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में करे, कितना उत्पादन करे। क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यदि आवश्यकता से अधिक वह उत्पादन करेगा तो मांग की तुलना में पूर्ति ज्यादा हो जाएगी, तब कीमतें कम हो जाएंगी और उत्पादक को हानि का सामना करना पड़ेगा। फिर तीसरी समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए या वो कैसे करते हैं। तो समाज के सामने या उत्पादक के सामने ये समस्या होती है कि उत्पादन कैसे करें, क्योंकि उत्पादन की करने की 2 तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक और एक पूंजी प्रधान तकनीक। जो श्रम प्रधान तकनीक होती है, इसमें हाथ से काम किया जाता है, यानी श्रमिकों का प्रयोग करके। अब इसमें समस्या ये होती है कि कार्य की गति धीमी होती है। फिर दूसरी तकनीक होती है पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी अधिक लगती है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें गुणवत्ता या मात्रा अधिक होती है। तो वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए ये समस्या होती है कि वो कौन सी तकनीक को अपनाएं, श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक। फिर अगली समस्या, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग। तो इन वस्तुओं का उत्पादन वो समाज में किसके लिए करे। तो वह यदि निम्न वर्ग है यदि, तो वो कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करे, मध्यम वर्ग है तो वो कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करे। तो इसके लिए इस पॉइंट में हम देखेंगे कि वह किस वर्ग के लिए उत्पादन करे। उसके पश्चात वह मात्रा भी तय करता है या अन्य बातों को तय करता है। फिर एक और पॉइंट है कि संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग कैसे हो। जैसे अपन ने प्रारंभ में देखा था कि संसाधन सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों के मध्य चयन की समस्या होती है, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। तो उत्पादक या समाज के सामने ये समस्या होती है कि उन सीमित संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग यानी अच्छे से अच्छा प्रयोग कैसे हो, ताकि समाज का कल्याण भी हो
और उत्पादक को लाभ भी हो। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है कि समस्याएं हैं तो हमें इसमें समस्याओं को हल नहीं बताना है, समस्या पर ही हमें इसको छोड़ देना है। अगला प्रश्न, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। इसमें उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। चूंकि सरकार का नियंत्रण होता है तो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत हित नहीं, व्यक्तिगत कल्याण नहीं, समाज का कल्याण। फिर जिसमें सरकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है और सरकार जो होती है वो सक्रिय होती है, मुखिया सरकार होती है और विकास की प्रक्रिया सरकार के द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है। सरकार जब विकास के कार्य करती है तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती है, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण रहता है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो मैंने 4 पॉइंट को कलर से किया हुआ है, तो ये इस तरीके से यदि अपन तैयार कर रहे हैं तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का आपको आशय भी समझ में आ जाएगा, और यदि अंतर भी आगे प्रश्न में है तो अंतर भी इन्हीं पॉइंट के आधार पर हम कर सकते हैं। तो इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, चूंकि सरकार का नियंत्रण होता है तो सरकार जो कार्य करती है वो सामाजिक कल्याण के लिए करती है, और समाज में सरकार जो होती है वो सक्रिय भूमिका निभाती है, विकास के कार्य करती है योजना बनाकर, और जो निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरा प्रश्न, बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए। बाजार अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति के अनुसार नियंत्रित होती है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता। इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। चूंकि पूंजीपतियों का साम्राज्य होता है तो वो अपनी पूंजी का प्रयोग करते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत लाभ कमाना। फिर सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है परंतु सरकार की इसमें प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। इसमें अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। जैसे अपन ने केंद्रीकृत में देखा था कि विकास की प्रक्रिया सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, लेकिन यहाँ पर बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है, मांग और पूर्ति के मध्य के द्वारा जो होती है वो। फिर संपत्ति के निजी स्वामित्व की मात्रा पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, जो भी पूंजी होती है उसका प्रयोग जो होता है व्यक्ति स्वयं अपने अनुसार कर सकता है, सरकार का कोई विशेष नियंत्रण प्रतिबंध नहीं होता। तो ये पॉइंट के आधार पर हम इसमें अंतर भी लिख सकते हैं और इसका आशय भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इसमें अंतर है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। जो अभी अपन ने आशय देखा, जैसे पहला है नियंत्रण, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध में सरकार की मुख्य भूमिका होती है और बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता, यदि हम अंतर लिख रहे हैं। फिर दूसरा, इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, व्यापार ने देखा था, और यहाँ मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। फिर उत्पादन प्रक्रिया में सरकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है और यहाँ सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। इस अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है और यहाँ बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है विकास की प्रक्रिया को। फिर इसमें निजी संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण रहता है, सरकार की संपत्ति के निजी स्वामित्व की उच्चतम सीमा निर्धारण कर सकती है, और यहाँ इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व की मात्रा पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो हमने आशय भी देख लिया और आशय के आधार पर ही अंतर भी देखे। इस अंतर को हम अंतर के आधार पर जो लिखा हुआ है नियंत्रण, उत्पादन का उद्देश्य, सरकार, इसके आधार पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे सीधे अंतर भी लिख सकते हैं और विशेष चीजों को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। सकारात्मक अर्थशास्त्र, तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कार्यविधियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं। जैसे इसका सीधे हम उदाहरण पर चलते हैं, इसका उदाहरण लिखा हुआ, जैसे अंतिम जो पॉइंट है ये मांग का नियम, ये जो मांग का नियम अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसमें ये दिख रहा है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं। जैसे मांग का नियम, अब मांग के नियम में हम क्या देखते हैं कि वस्तु की कीमत कम होने पर ज्यादा मात्रा खरीदी जाती है और कीमत अधिक होने पर कम मात्रा खरीदी जाती है। अब ये देख रहे हैं कि इसमें कि कार्यविधियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं।
केवल इसमें नियम होता है, या कोई भी हम विशेष बात देखें तो उसमें वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर केवल ये देखा जाता है कि कार्यविधियां जो किस प्रकार कार्य कर रही हैं। आदर्शक अर्थशास्त्र, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कार्यविधियां हमारे अनुकूल हैं भी कि नहीं। जैसे आदर्श शब्द में आदर्श यानी आइडियल यानी अच्छी बात, अच्छी है या बुरी है, ये हम देखते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कार्यविधियां हमारे अनुकूल हैं या नहीं। वहां हमने देखा कार्यविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, यहाँ हम देखेंगे ये कार्यविधियां हमारे अनुकूल हैं या नहीं। या इसमें भी हम सीधे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सिगरेट के उपभोग को कम करने के लिए उन पर कर की दर में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो ये कार्यविधियां हमारे अनुकूल हैं या नहीं, कोई भी नैतिक बात को हम देख सकते हैं इसके उदाहरण में। फिर दूसरा अंतर है आदर्शक अर्थशास्त्र क्या था क्या होगा से संबंधित है। सॉरी, यहाँ सकारात्मक अर्थशास्त्र होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या था और क्या होगा से संबंधित है, और आदर्शक अर्थशास्त्र जो है वो क्या होना चाहिए से संबंधित है। फिर यह वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होते हैं, अतः इनकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट भी ले सकते हैं कि एक हो जाएगा कि वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य है ना जो मांग का नियम, जो भी नियम की बात करें वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है, और इसके बाद इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं यानी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। और इस तरफ देखेंगे आदर्शक अर्थशास्त्र, ये सामान्य कथन पर आधारित होते हैं, अतः इनकी हम सत्यता की जांच नहीं कर सकते। अब इसका अलग से हम आशय भी देख सकते हैं एक साथ कि सकारात्मक अर्थशास्त्र भी होते हैं जिसमें विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, चूंकि ये नियम पर आधारित होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, इनकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। और आदर्शक अर्थशास्त्र, इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी कार्यविधियां जो है वो हमारे अनुकूल हैं अथवा नहीं, और चूंकि ये वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं होते तो इनकी हम सत्यता की जांच या विश्लेषण भी हम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो व्यष्टि शब्द, व्यष्टि इसका आप इंग्लिश वर्ड भी हमें ध्यान रखना होगा। व्यष्टि यानी माइक्रो, अब माइक्रो को हम माइक्रोस्कोप से ध्यान में रख सकते हैं। माइक्रोस्कोप यानी माइक्रो यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र, व्यष्टि यानी सूक्ष्म, और समष्टि यानी बृहत यानी बड़ा। तो इसमें अंतर पूछा गया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है, छोटे अंश यानी सूक्ष्म छोटी छोटी इकाइयों, और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। चूंकि ये बृहत अर्थव्यवस्था है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन या साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, इनका अध्ययन किया जाता है। चूंकि समष्टि में समस्त का अध्ययन किया जाता है तो इसमें कुल लगा हुआ है, या समस्त राष्ट्रीय आय की बात करें तो हम यहाँ भी हम देखेंगे पूरे राष्ट्र की आय, तो ये बृहत है। फिर तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है, यानी छोटी छोटी इकाइयों में हम इसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म इकाइयों का। यदि बृहत अर्थशास्त्र को हम छोटी छोटी इकाइयों में अध्ययन करेंगे, तो योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया, और समष्टि अर्थशास्त्र में योग करने की क्रिया, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हम एक साथ योग करके जोड़ के फिर हम अध्ययन करते हैं। जैसे प्रति इकाई है जो प्रति व्यक्ति आय है तो व्यष्टि का विषय है, और समस्त प्रति व्यक्तियों की आय को यदि हम जोड़ दें तो समष्टि का विषय कहलाएगा। चौथा अंतर है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत है, और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। पांचवा, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, यानी जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, चाहे वो फार्म हो, चाहे उद्योग हो, या कोई भी इकाइयां, तो उनकी विशेष रूप से उन्हीं के उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, मंदी या तेजी या जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद तथा आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। यहाँ संपूर्ण समस्त, तो समष्टि और व्यष्टि में हमें शब्दों को लेकर चलना है कि शब्द से आपको आशय पता होगा। व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन, और समष्टि यानी बृहत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो महत्व पूछा गया है, महत्व यानी उसकी अच्छी बातें या गुण हम कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी समष्टि,
तो समष्टि और व्यष्टि जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो उसके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत आवश्यक है। यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी हासिल करना आवश्यक है। यानी यदि हम मान लो पूरे राष्ट्र की या राष्ट्रीय आय की गणना करना चाहें या उसकी जान, तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो कैसे जोड़ी जाती है, प्रति व्यक्ति आय को जोड़कर। या हमें शाला की कोई जानकारी लेनी है, मान लो रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट जो है वो एक एक क्लास का रिजल्ट बन के शाला का रिजल्ट बनता है। जहां हम एक एक क्लास की बात करें तो वो हो जाएगा व्यष्टि, और संपूर्ण स्कूल की बात करें तो हो जाएगा समष्टि। तो हमें यदि समष्टि का अध्ययन करना है तो हमें व्यष्टि का सहारा लेना होगा, व्यक्तिगत इकाइयों का। आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि व्यक्तिगत मांग व्यक्तिगत उत्पादन के संयोग से ही सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति से संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है। दूसरा, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक है। तो कोई भी आर्थिक समस्या जैसे मूल्य निर्धारण एवं वितरण की समस्या, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना है बाजार में यदि, या उसके वितरण से संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें हम एक एक इकाई का अध्ययन करेंगे। जिस वस्तु का मूल्य निर्धारण करना है तो उसी वस्तु विशेष के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ना कि समस्त वस्तुओं के बारे में। तो आर्थिक समस्या जो भी होगी उसके अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सहायक है। जैसे वस्तु के मूल्य निर्धारण की समस्या, आगे लिखा, इन समस्त समस्याओं के निर्णय के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अत्यंत उपयोगी रहा है। तीसरा पॉइंट, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी नीतियां बनती हैं या सरकार जो नीतियां बनाती है, तो इसके अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सहायक है। जब तक हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, एक एक इकाई का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार की आर्थिक नीति नहीं बना सकते। इसी प्रकार सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं वो व्यष्टि के सहायता लेकर ही बनाई जाती है। हालांकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है? व्यष्टि से। यदि हम व्यष्टि इकाई का अध्ययन ना करें तो समष्टि जो है वो बेकार है। तो जब आर्थिक नीति बनाई जाती है तो संपूर्ण का अध्ययन करके बनाई जाती है, लेकिन संपूर्ण जो होता है वो एक एक इकाई से बनता है। आगे जैसे कि लिखा हुआ है कि उनका व्यक्तिगत इकाइयों के कार्यकरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यानी सरकार ने यदि कोई आर्थिक नीति बनाई तो उस नीति के बारे में भी यदि वो प्रभाव देखना चाहे तो वो संपूर्ण पर एक साथ नहीं देखेगा, वो भी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके ही उसका प्रभाव देखेगा। चौथा पॉइंट है कि व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाइयां जैसे फर्म, परिवार, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, ये व्यक्तिगत इकाइयां इनकी समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। यानी हमें सूक्ष्म इकाई के बारे में यदि कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए हम उसी इकाई का अध्ययन करेंगे। जब उसी इकाई का अध्ययन करेंगे यानी वो इकाई विशेष यानी कौन सी? व्यक्तिगत अर्थात व्यष्टि। अब हम चलते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 जो है वो उत्पादन, व्यवहार एवं पूर्ति। इसमें कुल 16 अंक के प्रश्न आने हैं, जिसमें से 4 अंक का एक प्रश्न आना है। तो पहला प्रश्न जैसे है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पादन में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो जब हम संबंध बताते हैं तो ये तालिका और चित्र के माध्यम से हम संबंध बता सकते हैं। इस चित्र का आप अभ्यास कर लीजिएगा और इस चित्र में जो अवस्थाएं दी, इस अवस्थाओं के आधार पर हम संबंध बता सकते हैं। जैसे कि तालिका है, इस तालिका में परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयां ली हैं। अब इसके द्वारा किया जाने वाला कुल उत्पादन लिया है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो कुल उत्पादन के अंतर्गत जो प्रथम अवस्था यानी पहली इकाई से लेकर तीसरी इकाई तक, इसमें कुल उत्पादन जो है वो क्रमशः बढ़ती दर से बढ़ रहा है। 10 के बाद सीधा 28 हो गया, 28 के बाद और अंतर अधिक अंतर हो गया, 48 हो गया। तो ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। अब औसत उत्पादन की गणना कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों को भाग देकर की जाती है। तो औसत उत्पादन 10, 14, 16 ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सीमांत उत्पादन जो है उनके मध्य का अंतर है, ये भी बढ़ रहा है, यानी 10, 18, 20 ये कुल उत्पादन का अंतर है। तो सीमांत उत्पादन भी जो है वो बढ़ रहा है। तो अब हम वक्र के आधार पर देखेंगे। जो प्रथम अवस्था है, इस प्रथम अवस्था में जो लंब डला हुआ है, ये लंब जो डला हुआ है, ये प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में हम देखेंगे कि जो कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है।
इसी प्रकार से तालिका में हम चौथी और पांचवी इकाई देखेंगे, चौथी, पांचवी और छठवीं इकाई देखेंगे। तो अब चौथी, पांचवी और छठवीं इकाई में जो उत्पादन हो रहा है वो घटती दर से बढ़ रहा है। जैसे 64, 75, 84 ये घटती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि सीमांत उत्पादन से इसका अंतर है। तो पहले 16, फिर 11, फिर 9, तो ये घटती दर से बढ़ रहा है कुल उत्पादन। और औसत उत्पादन भी 16, 15, 14 ये औसत उत्पादन क्या होने लगा, अब घटने लगा है। तो जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है, औसत उत्पादन घट रहा है और सीमांत उत्पादन भी घट रहा है। इसे हम ये दूसरे नंबर के लंब के माध्यम से देख सकते हैं। ये लंब इस स्थिति तक क्या हो रहा है, ये दिख रहा है कि कुल उत्पादन वक्र बढ़ रहा है, ये कुल उत्पादन वक्र बढ़ रहा है। और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन भी क्या होने लगा है, घटने लगा है। औसत उत्पादन थोड़ी धीमी गति से बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन तेज गति से बढ़ रहा है। तो ये द्वितीय अवस्था है। तृतीय अवस्था हम देख सकते हैं 7वीं और 8वीं इकाइयों को लेके, जिसमें कि 84 के बाद 80 हो गया है, कुल उत्पादन घटने लगा है, औसत उत्पादन भी घट रहा है और सीमांत उत्पादन जो है वो ऋणात्मक हो गया। इसे हम ये तीसरे नंबर के ये लंब के माध्यम से देख सकते हैं। इस स्थिति में जो कुल उत्पादन वक्र नीचे गिरने लगा है, ये तो कुल उत्पादन घट रहा है, औसत उत्पादन भी घट रहा है और सीमांत उत्पादन जो है वो एक्स अक्ष के नीचे चला गया, यानी क्या हो गया है, ऋणात्मक हो गया। तो प्रथम अवस्था को हम बढ़ते प्रतिफल का नियम कह सकते हैं, द्वितीय अवस्था को हम घटते प्रतिफल का नियम कह सकते हैं और तृतीय अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल का नियम कह सकते हैं। तो आपको इसको चित्र का अभ्यास कर लेना है, तालिका का अभ्यास कर लेना है, या फिर केवल चित्र का अभ्यास करके उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं ये इस प्रकार से, क्योंकि तीनों में संबंध बताए तो तीनों संबंध बताना। थोड़ा सा चित्र की भी व्याख्या करनी होगी। एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की इकाइयां हैं, यहाँ औसत, कुल और सीमांत वक्र दिए गए हैं, इन वक्रों की स्थिति और फिर उसमें हम तीनों में संबंध हम बता सकते हैं। तो व्याख्या जरूर लिखनी है आपको अच्छे अंक के लिए। अगला प्रश्न, उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखिए। तो उत्पादन फलन का प्रश्न अपन ने पहले भी देखा था। उत्पादन फलन जो होता है वो उत्पादन के साधन अर्थात आगतों के माध्यम से जो उत्पादन किया जाता है, जिसे हम निर्गत कहते हैं, उनके बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। तो इसकी मान्यता यानी होता है कि उन बातों को हम मानकर चलते हैं, यानी इन बातों के होते हुए ही वो नियम लागू होगा। तो उत्पादन फलन की मान्यताएं, पहली मान्यता है जो मैंने इसको कलर से किया हुआ है, जैसे निश्चित समय, संबंध, तकनीकी ज्ञान, निश्चित लागत है, जिनको हम पॉइंट बना के भी हम व्याख्या कर सकते हैं, और नहीं तो हम इस मान्यता को ऐसे लिख सकते हैं और इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पहली व्याख्या है कि उत्पादन फलन एक निश्चित समय के लिए होता है। जब हम उत्पादन फलन की गणना करते हैं तो इसमें समय विशेष होता है कि समय जो होता है निश्चित समय की हम के अनुसार ही हम उत्पादन फलन की गणना करते हैं। फिर उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के बीच भौतिक अथवा मात्रा का संबंध की व्याख्या करती थी। उत्पादन फलन का अपन ने आशय भी देखा था कि उत्पादन के साधन और जो भी उत्पादित मात्रा उनके बीच में एक संबंध बताता है, जिसे हम F से भी व्यक्त किए थे। तीसरा, उत्पादन फलन एक निश्चित तकनीकी ज्ञान तथा कला की स्थिति दी हो। जब हम उत्पादन फलन की गणना करते हैं तो उसमें जो दिया होता है वो तकनीकी ज्ञान या कला, यानी उस तकनीकी को हम बदल नहीं सकते। जब हम उत्पादन फलन की गणना कर रहे हैं तो उसमें जो तकनीकी दी हुई उसी तकनीकी का प्रयोग होता हुआ मान लेते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर चौथा है, उत्पादन फलन एक निश्चित लागत व्यय की स्थिति को स्पष्ट करता है, यानी लागत में कोई परिवर्तन नहीं है, जितनी लागत हम लगा रहे हैं उसी प्रकार से हम चाहिए इसकी लागत में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट के आधार पर भी हम याद कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, या मान्यता आप इस प्रकार से भी लिखोगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागत को समझाइए। तो ये भी अपन शॉर्ट टाइप के आंसर में देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अल्पकालीन लागत का संबंध अल्पकालीन अवधि से होता है। तो अल्पकालीन वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के स्थिर साधन होते हैं एवं कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं। यही कारण है केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अल्पकालीन अवधि में जो उत्पादन होता है वो केवल परिवर्तनशील साधनों के माध्यम को परिवर्तित करके किया जाता है, तो वो कहलाती है अल्पकालीन लागत। तो इसी प्रकार से दीर्घकालीन लागत, दीर्घकाल वह समयावधि, इसका दीर्घकालीन लागत का संबंध दीर्घकालीन समयावधि से होता है। तो इस समयावधि में क्या होता है कि उत्पादन के साधन चाहे वो स्थिर हो या परिवर्तनशील, सभी परिवर्तनशील होते हैं, यानी जब स्थिर साधनों को भी हम बदल रहे तो वो भी परिवर्तित हो गए, इसलिए उत्पादन के सभी साधनों की मात्राओं को बढ़ाया जा सकता है।
और दीर्घकाल में यहाँ तक कि उत्पादन के पैमाने को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अल्पकाल में लागतें स्थिर एवं परिवर्तनशील होती हैं, परंतु दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील होती हैं। इस प्रकार से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागत को हम समझकर लिख सकते हैं। फिर स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए। ये भी अपन पहले देख चुके हैं 3 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत। तो स्थिर लागत जो है इनका आशय उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है, स्थिर साधन जैसे भूमि, भवन, मशीन आदि। और परिवर्तनशील लागत का आशय अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। परिवर्तनशील साधनों का संबंध विशेष रूप से अल्पकाल से होता है, यानी अल्पकाल में इनको परिवर्तित किया जाता है। फिर दीर्घकाल में भी परिवर्तित किया जाता है, लेकिन अल्पकाल में स्थिर लागतों को परिवर्तित नहीं करते, हम केवल परिवर्तनशील लागतों को परिवर्तित करते हैं। दूसरा, अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन पर स्थिर साधनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अल्पकाल को लेके हम चलें तो अल्पकाल में स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं होता, और अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन पर परिवर्तनशील साधनों का प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में यदि हमें उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है तो हम परिवर्तनशील साधनों को ही बस बढ़ाएंगे, स्थिर साधनों को नहीं बढ़ाएंगे। तीसरा है, अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर भी स्थिर लागतें शून्य नहीं होती, यानी उत्पादन हानि की दशा में यदि उत्पादक कोई उत्पादन नहीं कर रहा है तो वो एकदम से भूमि, भवन, मशीन को नहीं बेच देता या उसका किराया नहीं देता, ऐसा नहीं होता, वो वहन करता है। तो स्थिर लागतें जो है वो शून्य नहीं होती, उसका किराया आदि वो देता है। लेकिन अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत कच्चा माल, श्रमिक आदि। यदि उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो कच्चा माल, श्रमिक आदि नहीं लगाएगा, मशीनें भले रख रखे रहेगा, लेकिन परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत आने वाली लागतें कच्चा माल, श्रम, इनका प्रयोग वो नहीं करेगा, तो ये लागतें शून्य हो जाएंगी। चौथा, कुल लागत में से परिवर्तनशील लागत को घटाने पर स्थिर लागत प्राप्त होती है। अब कुल लागत जो होती है वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होता है। तो कुल लागत में से यदि हम चूंकि स्थिर लागत अंतर में हम स्थिर लागत की तरफ लिख रहे हैं, तो स्थिर लागत कैसे निकालते हैं? कुल लागत में से परिवर्तनशील लागत घटा के। इसी प्रकार से परिवर्तनशील लागत की तरफ यदि हम लिख रहे हैं तो परिवर्तनशील लागत कैसे निकालेंगे? कुल लागत में से स्थिर लागत को घटा देंगे। तो स्थिर लागत को घटाने पर परिवर्तनशील लागत जो वो प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पूर्ति का नियम लिखिए। तो पूर्ति का नियम, यदि अन्य बातें समान रहे, इसको सीधे हम पहले तालिका से देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में जाएगा। ये तालिका बनी हुई है, वस्तु की कीमत और पूर्ति की इकाइयां। तो पूर्ति जो करता है, कौन करता है? उत्पादक करता है, उत्पादक या व्यापारी वो पूर्ति करते हैं। उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना है। तो कोई भी उत्पादक या व्यापारी वस्तु से तभी लाभ कमाता है जब उसकी कीमत अधिक होती है। वह कम कीमत में वस्तु को बेचना नहीं चाहेगा क्योंकि उसे हानि होगी, तो वह लागत से जितनी ऊंची कीमत पर बेचेगा उतना ही अधिक लाभ होगा। तो अपने लाभ कमाने के लिए वह यही चाहेगा कि जब वस्तु की कीमत अधिक हो तो अधिक मात्रा बेचेगा, कम हो तो कम मात्रा बेचेगा। जैसे वस्तु की कीमत 1 रुपये है, वस्तु की कीमत ये 1 रुपये है, तब पूर्ति की इकाइयां वो कितनी कर रहा है? 2। अब वस्तु की कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई तो उसे ज्यादा लाभ होगा, महंगी बिक रही तो उसे ज्यादा लाभ होगा। तो वो कितनी मात्रा बेच रहा है? यहाँ पर 4 मात्रा बेच रहा है। बेचने के लिए तैयार मात्रा कहलाती है पूर्ति। अब वस्तु की कीमत 2 से बढ़कर जैसे 3 हो जाती है तो पूर्ति की इकाइयां वो 6 इकाइयां बेचने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से वस्तु की कीमत यदि 4 बढ़ गई तो पूर्ति वो 8 कर रहा है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति की इकाइयां भी बढ़ रही हैं। नीचे से ऊपर यदि हम देखेंगे 4, 3, 2, 1, यदि कीमत कम हो रही है तो पूर्ति की मात्रा भी कम हो रही है। अब इन दोनों को मिलाकर जो चित्र बनाया है ये वक्र बना हुआ है। एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा है, वाई वस्तु पर जो है वो कीमत है। ये वक्र की दिशा ऐसी बनेगी। यदि हम अंक भी लिखेंगे तो उससे वक्र ऐसा बनेगा। आप ऐसा भी अभ्यास कर सकते हैं, सीधे बाएं से दाएं ऊपर जा रही वक्र है। अब इसी बात को अपन लिख सकते हैं ऊपर, जैसे यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा एवं उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध जैसे अपन ने देखा था, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा तो दूसरा भी कम हो रहा है। कैसे कि वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है एवं वस्तु की कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। तो ये कहलाता है पूर्ति का नियम। यहाँ अन्य बातें समान से आशय है, कुछ मान्यताएं भी इसमें मान ली जाती है पूर्ति का नियम
कि जो विक्रेता है वो वस्तु की इकाइयाँ जो है वो लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहा है। इस प्रकार से एक निश्चित कीमत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यूनिट 6 से 12 अंक का प्रश्न आने हैं कुल, जिसमें से 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए, ये प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए। तो पहला राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय जो है वो किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्राप्त होती है। यानी किसी भी राष्ट्र में जो भी उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उनकी जो कीमत प्राप्त होती है उसका संबंध राष्ट्रीय आय से होते हैं। और प्रति व्यक्ति आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय, इसका अर्थ सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की आय से लगाया जाता है। राष्ट्र की आय यानी राष्ट्र में प्राप्त होने वाली आय, राष्ट्र में प्राप्त होने वाली यानी राष्ट्र में जो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय यानी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होने वाली आय। दूसरा, जितनी ज्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसी के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास होगा। यानी देश के विकास की गणना करना हमें तो राष्ट्रीय आय जो है वो बहुत अच्छा आधार है। इसी प्रकार से यदि किसी देश के प्रति व्यक्ति की आय का पता लगाया जाना है तो हम उसके लिए प्रति व्यक्ति आय अच्छा जरिया है। यानी राष्ट्रीय आय देश के विकास के लिए राष्ट्रीय आय और व्यक्ति विशेष के लिए प्रति व्यक्ति आय, यानी व्यक्ति के जीवन स्तर का भी हम पता लगा सकते हैं प्रति व्यक्ति आय से। तीसरा, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का विकास कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ प्रति व्यक्ति आय में इसमें रहन सहन एवं लोगों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर राष्ट्रीय आय की गणना जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? प्रति व्यक्ति आय में जनसंख्या का गुणा करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और प्रति व्यक्ति आय की गणना यदि हमें करना है तो प्रति व्यक्ति आय का पता देश की आमदनी में कुल आबादी का भाग देकर, यानी राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए। अब यहाँ घरेलू का आशय है देश की भौगोलिक सीमा, यानी हम भारत देश के नक्शे को ध्यान में कर लें तो एक देश की घरेलू सीमा में एक निश्चित अवधि में जब हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना कर रहे हैं तो उसकी भी एक निश्चित अवधि होती है, चाहे वो वार्षिक हो या फिर कुछ भी हो, तो हमारे देश में वार्षिक ही होती है। तो अवधि जो है वो निश्चित होती है। एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं से, अब अंतिम इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि अंतिम यानी होता है पूर्ण निर्मित, यानी वस्तु जब पूरी बनकर तैयार हो जाती है तभी उसको हम बेच सकते हैं, मुद्रा में मूल्य निकाल सकते हैं। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को, जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वस्तुएं हो चाहे वो सेवाएं हो, और उनका जो मूल्य हुआ उस मूल्य का योग दिया जाता है, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आगे, वस्तुओं के उत्पादन में उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उपभोग वस्तु यानी सीधे उपभोग के लिए तैयार होती है। पूंजीगत वस्तु यानी जिनका संबंध पूंजी प्रधान से होता है, मशीनरी आदि, हम और अधिक आय कमा सकते हैं। तो जो भी उत्पादन होता है एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, यहाँ घरेलू है ना भौगोलिक सीमा, जो भी वस्तु सेवा का उत्पादन होता है उनका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, उसका योग किया जाता है। अब इसकी गणना के लिए जीडीपी, एमपी यानी मार्केट प्राइस, तो जीडीपी बराबर P1 और ब्रैकेट में Q, P1 ब्रैकेट में S। यहाँ P यानी कीमत है और Q यानी वस्तु की मात्रा और S यानी होता है सर्विस, सेवाएं। तो बाजार कीमत पर यदि सकल घरेलू उत्पाद निकाल रहे हैं, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसको हम पी क्यू प्लस पी एस, यानी हम वस्तुओं की कीमत निकालेंगे, फिर सेवाओं की कीमत निकालेंगे और उन दोनों को हम जोड़ देंगे। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए। अब सकल यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू भौगोलिक सीमा के अंदर एवं देश के बाहर। अभी अपन भौगोलिक सीमा के अंदर देख रहे थे, वो घरेलू था। अब राष्ट्रीय देखना है तो भौगोलिक सीमा के अंदर एवं देश के बाहर अर्जित की गई आय से है। जब सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से आशय ये है कि हमारे देश के कुछ व्यक्ति दूसरे देशों में भी कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और दूसरे देश के व्यक्ति हमारे देश में भी कुछ कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं।
तो उनके द्वारा जो इनकम प्राप्त हो रही है, हमारे देश के व्यक्ति दूसरे देश में प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे देश की आय होगी, दूसरे देश के व्यक्ति हमारे देश में आय प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी आय होगी। इसी प्रकार से वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात भी किया जाता है। यदि हम निर्यात कर रहे हैं तो हमको पूंजी प्राप्त होगी और आयात कर रहे हैं तो हमारे देश की पूंजी दूसरे देश में जाएगी। तो निर्यात माइनस आयात जो निकाला जाता है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो इसे समीकरण के द्वारा भी समझाया जा सकता है, जैसे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। एक तरीका और लिखा हुआ जीएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी यानी घरेलू आय तो जुड़ेगी ही, सकल घरेलू आय जुड़ेगी, और उसमें एफ माइनस एम यानी निर्यात माइनस आयात, शुद्ध साधन आय यदि हम निकाल रहे हैं तो। फिर आगे और लिखा हुआ है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता। सकल, सकल यानी ग्रॉस, जब हम शुद्ध निकालते हैं तो मूल्यह्रास को घटा देते हैं, लेकिन हम सकल निकाल रहे हैं तो उसमें मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय की सकल राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो उसमें मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता। आगे विशेषकर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, पूंजीगत वस्तुओं के क्रय विक्रय, इसको गणना में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हस्तांतरित आय कहलाती है, यानी हमारे देश की देश में ही रहेगी। राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं हम सकल, तो हमारे देश की ही हस्तांतरित, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है तो राष्ट्र की आय। साथ ही जिन सेवाओं का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता उसको भी गणना में शामिल नहीं किया जाता। जिनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, तो इसको हम मुद्रा में मूल्य की गणना नहीं करते, तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध घरेलू उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझाए। अभी अपन ने सकल देखा था, सकल में मूल्यह्रास शामिल था। अब यदि हमें शुद्ध निकालना है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। क्या लिखा हुआ है कि एक देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में से स्थिर पूंजी के उपयोग एवं मशीनों एवं कल पुर्जों के घिसावट व्यय को निकाल देने से जो राशि बचती है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी जो स्थिर पूंजी मशीन आदि है, यदि हमें उसे सुधरवाना है, बिगड़ गई है, तो उस पर कुछ हम व्यय कर रहे हैं तो हमारे वो भी लागत कहलाएगी, तो उसको हम घटा देंगे तो हम शुद्ध की गणना कर सकते हैं। तो इसको हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, और यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिस प्रकार से अपन ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला था, उसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालाएगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा लिखो कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, यानी जो भी गणना होती है वो लेखा वर्ष कहलाता है, वर्ष विशेष लेखा वर्ष में उसके सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य में से घिसावट व्यय घटा देने के बाद जो शुद्ध राष्ट्रीय आय का मूल्य प्राप्त होता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सूत्र रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय आय माइनस मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। इसको समष्टि से तात्पर्य है वृहत अर्थव्यवस्था, जैसे अपन ने व्यष्टि अर्थशास्त्र देखा था सूक्ष्म, इस प्रकार से यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखेंगे। महत्व यानी उसके गुण, अच्छी बात है। पहला पॉइंट, जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक। जैसे हम देखते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक बहुत ही क्लिष्ट जटिल अर्थव्यवस्था है, तो उसमें जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही जटिल समस्या है। उस जटिल समस्या के लिए हमें समझना है, उसके लिए हमें व्यक्तिगत इकाई नहीं, व्यष्टि नहीं, समष्टि से ही अध्ययन करना होगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था एक अत्यंत जटिल है, अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। यदि हमें पूर्ण रोजगार की गणना करना है, बेरोजगारी की गणना करना है, कीमत नीति की गणना करना है, तो इसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का ही हमें अध्ययन करना होगा। तो अर्थव्यवस्था में जो भी जटिल समस्या है उसका अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। जब सरकार कोई भी आर्थिक नीति बनाती है, जैसे सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। सरकार कोई भी यदि आर्थिक नीति बना रही है, चाहे वो बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना हो, या सरकार के द्वारा कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना हो, तो इसके लिए वह समष्टि का अध्ययन करती है, उसके पश्चात ही अपने कुछ आर्थिक नीतियों को बनाती है।
अगला बिंदु है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। जैसे अपन ने देखा था व्यष्टि समष्टि जो एक दूसरे के पूरक हैं, तो यदि हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो उसमें समष्टि सहायक है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयां अपने विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेती हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अगला बिंदु आर्थिक विकास का अध्ययन। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। जो भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी आर्थिक विकास के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं तथा अर्थव्यवस्था का बहुमुखी ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। तो आर्थिक विकास का अध्ययन यदि हमें करना है तो इसके लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र जो अत्यंत सहायक है। धन्यवाद। अगले हम पार्ट 2 में जल्दी ही 4 अंक के बाकी के प्रश्न लेकर आएंगे। थैंक यू।